हेलो, नमस्ते, वेलकम टू यूसी नेट मंत्रा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम खुशी है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से या बीच से भी जुड़े हो, तो आपको पता होगा कि हम इस बुक को लाइन बाय लाइन तो कंप्लीट कर ही रहे हैं। उसमें से जो मेन मेन चीज़ें हैं हम उसको इम्पोर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देखते हुए चल रहे हैं, और जो हमारे अभी काम की चीज़ें नहीं है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। तो टू द पॉइंट चीज़ों को मैं आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो और आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है, क्लास हेल्पफुल लग रही है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। और बढ़ते हैं अपनी क्लास में। आज हम, जैसा कि आपको पता है कि हम भक्तिकाल तक पहुंच गए हैं, जिसमें हम आखिरी प्रकरण आज पढ़ने वाले हैं। प्रकरण 6 फुटकल रचनाएं, जिसमें लगी हुई है भक्तिकाल की। तो उस पर हमारी आज क्लास होने वाली है। उससे पहले, अगर अभी तक आपने अ, बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं, जो कि आप किसी भी हिंदी के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसके लिए ये अच्छी क्लास आपको मिल रही है अभी। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मेन मेन चीज़ों को ही पढ़ाऊँ और एक भी चीज़ों को उसमें से छोड़ूँ ना, अच्छे से ही समझाने की कोशिश करूँ जितना मुझसे हो पाता है। ठीक है, तो बाकी आप भी क्लासेस देख लीजिएगा। होप करती हूँ आपको हेल्पफुल लगेंगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य की बुक के नाम से। मैं इसमें कोई भी जो आगे क्लास होती है उसको ऐड कर देती हूँ, तो आपको सारी क्लास एक ही जगह मिल जाएगी। बाकी हमने पीवाईक्यू भी एक साल का अभी जो रिसेंट वाला हुआ था सॉल्व किया है, और आधी काल कंप्लीट करने के बाद हमने टॉप 30 एमसीक्यूज भी किए थे। सिर्फ शुक्ल बुक के ये एमसीक्यूज थे जो कि मेरे बनाए हुए थे। एक बार आप सॉल्व करके देखिए, एंड अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी बच्चों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो क्लास से जुड़ जाइएगा, और क्लास को आखिरी तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। इसमें हमें आज हम फुटकल रचनाएं प्रकरण 6 को अपना पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें टोटल 18 सॉरी 22, हाँ 22 कवि हमें टोटल देखने को मिलते हैं भक्तिकाल की फुटकल कवियों में। टोटल 22। ठीक है, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट कवि हैं जिनके बारे में हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसमें से हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वे कवि ऐसे हैं कि और किसी से आए ना आए पर उनमें से ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 22 कवि हैं इन दोनों को मिला के। तो इनको हम पहले ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हैं छीहल, लालच दास, कृपाराम महापात्र, नरहरि बंदीजन, नरोत्तम दास, आलम, महाराज टोडरमल, बीरबल, गंग, मनोहर कवि, बलभद्र मिश्र, जमाल, केशव दास, होल राय, रहीम, कादिर, मुबारक, बनारसी दास, सेनापति, फुलकर कवि, सुंदर, लालच दास। ये टोटल हमारे 22 कवि हैं, जिनमें से हम आज काफ़ी मोस्टली कवियों को देख लेंगे, और जिनके बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है उनको हम नेक्स्ट क्लास में अपने देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो ये रेड से मार्क हैं वो आपके इम्पोर्टेंट कवि हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इनके बुक से ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से कवियों को शुक्ल जी ने फुटकल रचनाओं में रखा है, भक्तिकाल के फुटकल कवि के अंदर रखा है, रचना में रखा है। जैसे केशव दास है, केशव दास देख के आपको लगेगा कि रीति रीति काव्य धारा के हैं, लेकिन शुक्ल जी ने इन्हें भक्तिकाल के फुटकल कवियों में रखा है। ठीक है, तो आज हम मोस्टली कवियों को देख लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये जब कवियों का क्रम स्टार्ट होता है, उसके आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है, एक सारांश या भूमिका टाइप आप कह सकते हो। तो उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त संक्षिप्त उल्लेख आरंभ से हो चुका है।
होप करती हूँ आप मेरे साथ किताब खोल के पढ़ रहे होगे, क्योंकि आप जब तक किताब खोल के नहीं पढ़ोगे आपको आधी चीज़ दिमाग के ऊपर से उड़ जाएँगी और कुछ पहले की चीज़ें हैं जो इसमें है, कुछ इसमें है, इस प्रकरण में है, वो पहले भी बताया जा चुका है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको इसको स्टार्ट से ही अभी तक देखना है। बीच-बीच से मत देखना, वो आपके लिए ही कंफर्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है? बताना मेरा काम था, तो बाकी तो आपके ही ऊपर है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था, वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था। न उसको पुरस्कार का यश, न लोभ के उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह का काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारण में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था। सच पूछिए तो वह कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था, जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दबी सी रह गई और धीरे धीरे लुप्त सी हो गई। ठीक है, तो ये भूमिका टाइप की थी कि उस समय बेसिकली क्या चल रहा था। अकबर का शासनकाल था, ये तो आपको पता ही होगा। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए, चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर उत्साह की सहजता हुई। इसको एक बार देख लीजिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा। अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे थे। जाको जस है जगत में, जगत सहारे जाए, जाको जीवन सफल है, कहत अकबर शाह। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? रहीम, ये उनके दरबार में थे ना। आगे बढ़ते हैं। नरहरी और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इम्पोर्टेंट। यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए, जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है। हम पहले आगे पढ़ चुके हैं, जो हमने प्रकरण 1 पढ़ा था, उसमें भूमिकाएं काफी थी कि कैसे ये भक्ति आंदोलन, मतलब भक्ति काल का स्टार्टिंग हुआ था, ये सब। उत्तर कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छपरा कवित्व, सवैयों और दोहे में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने जो भी पकड़ा, और उनके अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना और की ओर ध्यान नहीं गया। नाटक बहुत कम लिखे गए थे, कुछ ही नाटक थे, अभी आगे बताएंगे। जैसे हृदय राम के भाषा हनुमान नाटक। हृदय राम हमारे किस प्रकरण में थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आपने अगर क्लास देखी है तो आप जरूर बता पाओगे, और आप आंसर कमेंट करके बताया भी करो, जिससे आपका ही रिवीजन होगा। ठीक है, हृदय राम की भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी संवत 1620 के आसपास के देव नामक एक शिष्य का रचा देव माया प्रपंच नाटक भी नाटक नहीं है। देव का एक और रचना में पता लगी, देव की देव माया प्रपंच नाटक। ज्ञान वार्ता है, इसे हम नाटक नहीं कह सकते, ज्ञान वार्ता है, ऐसा शुक्ल जी ने बताया है। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति में अकबर का राजत्व जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसे विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्त के अवतार तथा नरहरि गंग और रहीम के ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे कोटेशन पूछी जा सकती है कि ये कोटेशन किसकी है। नेक्स्ट, अब हमारे कवि लोग स्टार्ट होते हैं, जितने भी कवि हैं। मैंने सबके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें रखी है, कुछ ही थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती हैं, जो
3-4-5 कवि उन्हीं के बारे में ही ज़्यादा चीज़ें विस्तृत से मिलती है। बाकी जितने भी कवि हैं उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही मिलती हैं, तो हम उनको फटाफट से देखते हुए चलते हैं। कोई-कोई क्योंकि रचनाएँ अक्सर आपसे ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो रचनाएँ इम्पोर्टेंट है इसीलिए हमको सभी को पढ़ना है, छोड़ना तो किसी को नहीं है। लेकिन जिनके बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि उनसे लाइन भी पूछी जा सकती है, जैसे केशव दास हो गए, ठीक है, गंग हो गए, सेनापति हो गए, इन सब से अच्छे से पूछा जाता है। और जितने बाकी कवि हैं उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही मिलती हैं, तो हम उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। ये राजपूतानी सबसे पहले हमारे शिहर, ये राजपूतानी की ओर के थे। संवत 1575 में इन्होंने पंच सहेली नामक एक छोटी-सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी भाषा में बनाई, जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें 5 सखियों की विरह वेदना का वर्णन है। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है पंच सहेली, तो पंच सहेली में 5 सहेलियों का वर्णन है और ये इनकी रचना है। ये दोनों पंक्ति इसमें इम्पोर्टेंट है। देखिए अनल सुहावना अधिक सुचंगा थान नाव चंदेरी परगटा जनु सुरलो समान। ठीक है, तो इनके बारे में बस हमें इतनी ही चीज़ें देखने को मिलती है कि इनकी रचना पंच सहेली है और दोहे में है, राजस्थानी भाषा है, ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है। नेक्स्ट है हमारे लालच दास, ये रायबरेली के एक हलवाई थे। संवत 1585 में हरिचरित और संवत 1587 में भागवत भागवत दसम स्कंद भाषा नाम की पुस्तक अवधि में बनाई। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की है और दोहे चौपाई में लिखी गई है। दसम दसम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फारसी विद्वान गारदा तासी ने किया और लिखा है कि उसका अनुवाद फारसी भाषा में हुआ है। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है। तो इनके बारे में बस इनकी रचनाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। हरिचरित और दूसरी भागवत दसम स्कंद अवधि में लिखी गई है और उनका समय। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे कृपाराम, इन्होंने संवत 1598 में रस रीति का हित तरंगिणी इम्पोर्टेंट है, ये रचना इम्पोर्टेंट है और इसका समय संवत 1598 नामक ग्रंथ दोहे में बनाया। रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुराने हैं। कवि ने कहा है कि जो कवियों ने बड़े छंदों का विस्तार श्रृंगार रस वर्णन किया है, पर मैंने सुघरता के विचार से दोहे का वर्णन किया है। तरंगिणी के कई दोहे बिहारी के दोहे से मिलते जुलते हैं। इससे आपसे वन लाइन क्वेश्चन बन सकता है कि किस कवि की रचना बिहारी के दोहों से मिलती जुलती रचना के तौर पे हमें दिखाई पड़ती है। तो हित तरंगिणी, तो कृपाराम उनकी रचना। और अगर पूछे कि कृपाराम की किस रचना कौन सी रचना दोहे के बिहारी के दोहों से मिलती जुलती दिखाई पड़ती है, तो हित तरंगिणी। दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और आप ध्यान भी नहीं दोगे, अगर आपको पता है तो आप मार्क कर ले जाओगे, ठीक है। पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ में निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। सीधी निधि शिव मुख चंद लकी मार्ग सुधी तृतीय साहिब श्रुति याशु हित तरंगिणी हो स्वरुचि कवि हित परम प्रकाश। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे महापात्र नरहरि बंदीजन, इनका जन्म संवत 1562 और मृत्यु 1667 में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार में मिली थी। ये असली फतेहपुर के रहने वाले और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पर और कवित्व कहे हैं। इनके बनाए दो ग्रंथ परंपरा में प्रसिद्ध है, रुक्मणी मंगल, छप्पै नीति। एक तीसरा ग्रंथ कवि संग्रह भी खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छप्पै नीचे दिया जाता है, जिस पर कहते हैं अकबर ने गोधा बंद कर दिया था, बंद करा। तो इनके बारे में हमें इतनी चीज जानने को मिलती है कि इनको महापात्र की उपाधि कहाँ मिली थी, अकबर के दरबार में अकबर ने दी थी। और इनका जन्म जन्म मृत्यु उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इनकी रचना जो मिलती है रुक्मणी मंगल और दूसरी छप्पै नीति। रुक्मणी मंगल आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस नाम की आपको एक और रचना मिलती है। रुक्मणी मंगल नाम की आपको एक और रचना मिलती है नंददास की रुक्मणी मंगल और बंदीजन। जहाँ आपको एक तरह की दो रचनाएं मिले, उसको आपको एक ही जगह लिख लेनी है। ये ट्रिक
बहुत अच्छी साबित होती है, क्योंकि आगे चल के काफ़ी आपको एक ही तरह की रचनाएँ मिलेंगी देखने को। तो अगर आप एक ही जगह लिख लोगे एक ही तरह की, तो आपको आसानी होगी। मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे भी एक मैम ने बताया था, जिनसे मैंने पढ़ा था, कि जब भी आपको एक तरीके की 2 रचनाएँ मिले तो आप उसको एक तरफ कॉलम बना के वहीं पे लिख लो, तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा जब भी आप रिवाइज़ करोगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे नरोत्तम दास। ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में रहने वाले थे। सिर सिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा है। इनका सुदामा चरित ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। सुदामा चरित आपसे पेपर में पूछा जाता है। सुदामा चरित पूछा जाता है, ठीक है? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इनमें घर की दरिद्रता का बहुत सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा, तथापि इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राही है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित, बहुतेरे कवियों के समान धरती के शब्द और वाक्य में इसमें नहीं है। कुछ लोग के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंडकाव्य ध्रुव चरित भी लिखा है, पर वह कहीं देखने को नहीं आया। सुदामा चरित का वह सवैया बहुत लोगों के मुंह पे सुनाई पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इनके बारे में आपको क्या जानना है कि इनकी रचना सुदामा चरित है, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, ये पेपर में पूछा जाता है। शीश पकड़ न झगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपना को नहीं सामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे आलम। आलम भी इम्पोर्टेंट कवि है। ये अकबर के समय के मुसलमान कवि थे, जिन्होंने सन 991 हिजरी अर्थात संवत 1639-40 में माधवानल कामकंदला नाम की प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी थी। 5-5 चौपाइयों पर एक एक दोहा या सोरठा है। श्रृंगार रस की दृष्टि से लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ उत्सुकता व कहानी की है, वस्तु वर्णन, भाव व्यंजना आदि की है। कहानी की प्राकृत या वंश से चली आती हुई कहानी है। तो इनके बारे में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनकी रचना इम्पोर्टेंट है और किस सन में थी वो। अगर आपको सन नहीं, संवत, सॉरी संवत, अगर आपको सन निकालना है तो इसमें से 57 मतलब 57 माइनस कर लीजिएगा, तो आपको सन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टोडरमल। इनके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता। ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर रहते, पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए। पीछे मतलब आगे, ये आपको ध्यान रखना है। पीछे का मतलब आएगा तो इसका यहाँ पे है आगे के मंत्री हुए। इनका जन्म संवत 1550 और मृत्यु 1646 हुई। ये जाति के खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों के हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी शिक्षा की ओर हुआ है। ये प्रायः नीति संबंधी पद्य कहते थे। इतना कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए जो भी थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने रखा। नेक्स्ट हमारे राजा बीरबल। ये भी आपको पता ही होगा। इनका नाम महेश्वर दास है। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर खुदा है। संवत 1632 साके 1493 मार्ग बदी 5 सोमवार गंगादश सुत महाराज बीरबल श्री तीरथ राज प्रयाग की यात्रा सब कुछ लिखित। ठीक है, ये जो प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर छपा हुआ है। और इनका असली नाम क्या था? महेश्वर दास। ये तो प्रसिद्ध है कि अकबर मंत्रियों में थे और बड़े ही वाक चतुर और प्रत्युचित मति के थे। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांव में प्रसिद्ध है। महाराज बीरबल ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे और कवियों की बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते हैं केशवदास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे और केशवदास की पैरवी से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना मुआफ करा दिया था। इनके मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था। तो इसमें कहीं-कहीं जो भी पद या पंक्तियाँ आती हैं, वो ज़रूरी नहीं है जिस कवि के बारे में बात हो रही हो उन्हीं की हो, किसी और की भी हो सकती है। ठीक है? दीन देखी सब दिन, एक न दीनो सुखद दे, दुसह दुख, सो अब हम कहाँ दीन कछु नहीं रखियो बीरबल। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे गंग। गंग ये थोड़े इम्पोर्टेंट कवि है हमारे, इनके बारे में पूछा जाता है। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे और उसी समय मरने के पहले इन्होंने
ये कहा था। ये पंक्ति गंग की है। कबहू ना भड़ भड़ग भड़गा रन चढ़े, कबहू न बाजी बम, सकल सवाही प्रणाम करी, बिना विदा होत कवि गंग। इसमें गंग नाम ही आ गया है, तो आप इससे जान जाओगे ये गंग की पंक्ति है। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख किया है। देव कवि ने भी ये कहा, एक भय प्रेत, एक निजी मारे हाथी। तो ये देव की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? ये देव की पंक्ति है। नेक्स्ट, ये पद इसी संबंध में ध्यान देने योग्य है। सब देवन को दरबार जरियो, ता पिंगल छन बनाए के गायो, जब काहू ते अर्थ कहो ना गयो, तब नारद एक प्रश्न चलायो, मृत लोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो, गंग ऐसे गुनी वो गयन सो चिराए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। वे अपने समय के नर काव्य कहने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ थे। दास जी ने कहा है, दास जी ने ये पंक्ति कही है गंग के बारे में। ठीक है, दास जी मतलब भिखारी दास जी। शुक्ल जी ने जहाँ भी भिखारी दास के बारे में बताया है, वहाँ दास जी लिख के कहा है। तुलसी गंग दुओ है सुकविनी के सरदार। तो ये इम्पोर्टेंट है। कहते हैं रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पा ये है। तो एक बार इसको आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सारांश ये यह है कि आगे अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। सरल हृदय के अतिरिक्त वाक वैदव्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में थे। वीर और श्रृंगार रस की बहुत ही रमणीक कवित्व इन्होंने कहे हैं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत माना जाता है। रचना के मूल नमूने ये है। एक बार आप इसको देखते हुए चलिएगा। ठीक है, इसकी दो जो स्टार्टिंग की पंक्तियां हैं उसको आप जरूर से देख लिया करिए। अक्सर वही पूछी जाती है। जहाँ क्योंकि नाम रहेगा वहाँ एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश कम करेगा, क्योंकि नाम आ गया तो आप पहचान ले जाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट हमारे मनोहर कवि ये कछवाए सरदार थे, जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिव सिंह सरोज ने लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। फारसी कविता में अपना नाम तौसनी रखते थे। तो ये वन लाइनर बन सकता है आपसे कि कौन से कवि फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तौसनी रखते थे। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने मनोहर कवि को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, उनको छोड़ दिया। तो तब आपके पास जिसने पढ़ा होगा वो आंसर लगाया जाएगा मनोहर कवि। इन्होंने सत प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक बनाई तथा नीति और श्रृंगार रस के बहुत से पुष्कल दोहे भी कहे। इनका कविता काल संवत 1620 माना जा सकता है। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही दो चीज जो इनकी रचना है, सत प्रश्नोत्तरी और तौसनी नाम से ये रचना करते थे फारसी में। बलभद्र मिश्र नेक्स्ट है हमारे। ये ओरछा के सनाय ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशव दास के बड़े भाई थे। जो केशव दास अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये उनके बड़े भाई थे बलभद्र मिश्र। इनका जन्मकाल संवत 1600 के लगभग माना जा सकता है। इनका नक्शे श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिनमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन उपमा उत्प्रेक्षा संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। इनका रचना काल संवत 1640 के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है। संवत 1991 में गोपाल कवि ने बलभद्र के नक्शे की एक टीका लिखी, जिसमें इन्होंने बलभद्र के 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, गोपाल कवि ने एक टीका लिखी, बलभद्रकृत नक्शे की एक टीका लिखी थी, और उन्होंने एक 3 उनकी रचनाएं बताई हैं। बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक, गोवर्धन सतसई टीका। तो आपने ये नाम तो पहले कहीं सुना होगा, सुना है कि नहीं? ये नाम आपने पहले भी सुना है, हनुमान नाटक। हनुमान नाटक 2 लोगों का नाम आ गया, एक बलभद्र मिश्र, ठीक है, एक तो इनका, और दूसरा किसका है? अभी आगे भी हमने देखा था, जब अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसमें भी हमने देखा था एक रचना हनुमान नाटक की और मिलती है, और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। तो इसके एक और रचनाकार है हृदय राम। हृदय राम और बलभद्र हनुमान नाटक दोनों की रचना का नाम है। पुस्तकों की खोज में इसका दूर
दूषण विचार नाम का एक और ग्रंथ मिला है जिसमें काव्य दोषों का निरूपण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे जमाल, इनके बारे में तो कुछ ही नहीं लगभग मिलता है। ये भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित होकर शायद मुसलमान कवि थे, जिनका रचनाकाल संवत 1627 अनुमान किया जाता है। इनके नीति और श्रृंगार के दोहे राजपूतानी की ओर बहुत जनप्रिय है, पर इनकी कोई रचनाएं हमें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनके बारे में इनको भी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे बोल रहा है, ये ब्रह्मभट्ट अकबर के समय के हरिवंश राय के आश्रित थे। कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी, होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था। तो ये जब तुलसीदास जी का क्वेश्चन बनेगा तब आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें क्या दिया था या किसे लोटा दिया था। तो होल राय को दिया था, या कोई राइटर को चेंज कर देगा कि तुलसीदास जी ने मनोहर कवि को अपना लोटा दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। लोटा तुलसीदास की लाख टका को मोल, गोस्वामी जी ने चट से उत्तर दिया था। ये होल राय की पंक्ति है, ये वाली होल राय की पंक्ति है। और ये तुलसीदास जी की, मोल तोल कछु है नहीं ले हो रहा है कभी होल। तो इनके बारे में बस इतना ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे कादिर, पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले थे। सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1635 को माना जाता है। कविता काल संवत 1660 को। और इनकी पुस्तक कोई नहीं मिलती, फुटकर कवि वृत्ति पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम स्किप कर सकते हैं। बस इनके बारे में, इनके गुरु का नाम सैयद इब्राहिम था। इनका कविता का रचनाकार संवत 1635 था। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे मुबारक, सैयद मुबारक अली इनका पूरा नाम है। सैयद मुबारक अली बेग्रामी का जन्म बेग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ। अतः इनका कविता काल संवत 1670 के पीछे मानना चाहिए। ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय कवि थे। जान पड़ता है कि ये केवल श्रृंगार की कविता करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये संस्कृत, फारसी, अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय कवि थे। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक अंग पर 100 दोहे बनाए थे। किसने? एक नायिका के एक एक अंगों को लेके 100 दोहे बनाए थे, मुबारक ने। इनका प्राप्त ग्रंथ अलग शतक और त्रिशतक उन्हीं के अंतर्गत है। ठीक है, इनकी दो रचनाएं अलग शतक और त्रिशतक। इन दो के अतिरिक्त इन्होंने बहुत से कवि सवैये संग्रह ग्रंथों में पाए जाते हैं और लोगों के मुंह पर सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बड़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। अलग शतक और त्रिशतक जो इनकी रचना है, इससे ये उतना पेपर में पूछा नहीं जाता, तो एक बार आप पढ़ते हुए चले जाइएगा। बाकी उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हमारे बनारसी दास, ये हमारे इम्पोर्टेंट कवि हैं। ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन कवि थे, जैन जौहरी थे, जो आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए। इन्होंने संवत 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ दिया है। तो ये आपसे क्वेश्चन मतलब लगभग कई बार, मतलब बहुत बार बन चुका है कि सबसे प्रथम आत्मकथा कौन सी है। तो अर्धकथानक किसकी है? बनारसी दास की। इसका समय कब है? संवत 1698। इसको आप सन में भी निकाल लेना, जिससे अगर सन में भी कभी पूछा जाए तो आप बता लीजिए। ये इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी किया है। पूछा जाता है कि सर्वप्रथम आत्मकथा कौन सी कही जाती है, तो अर्धकथा में। पुरानी हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है। इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सारी कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रज भाषा गद्य में थे। इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी कई पुस्तकें मिली है। बनारसी विलास फुटकल कविताओं का संग्रह है। नाटक समय सार, कुंद कुंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार, नाममाला कोश, अर्धकथानक बनारसी पद्धति
मोक्षपदी, धारु धारु वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय पंचाशिका, मार्गन विद्या। ठीक है, ये इतनी रचनाएं इनकी मिलती हैं, जिनमें से ये जो मैंने हाईलाइट करी है और ये दोनों इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इनकी रचना शैली कविता दादूपंथी सूरदास जी की कविता से मिलती जुलती कही जाती है, ये वाली। ठीक है, बूंदू ते हृदय की आंखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सुंदर, ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कविराय की और फिर महाकविराय की पदवी भी दी थी। इन्होंने संवत 1698 में सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा था। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है: संवत 16 से बसे बीते 78 सीटी, कार्तिक सुदी तस्मी गुरु रचे ग्रंथ करी प्रीति। इसके अतिरिक्त सिंहासन बत्तीसी, बारह मासा नाम की इनकी दो पुस्तकें और कही जाती हैं। तो इनके बारे में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, बस इनकी रचना श्रृंगार सुंदर श्रृंगार संवत 1688। नेक्स्ट हमारे लालच चंद, ये हमारे 22वें नंबर के कवि आते हैं। बीच के जो दो चार कवि जिनको मैंने अभी बताया था, पहले उनको पढ़ लेते हैं। ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की माता जामवती जी के प्रधान श्रावक हंसराज के भाई तरुगरिसी के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1700 में पद्मिनी चरित नामक प्रबंध काव्य की रचना की थी। बस इनके बारे में इतना इम्पोर्टेंट है कि इनकी रचना का नाम क्या है, तो पद्मिनी चरित। और जिन्हें राजा रत्नसेन और पद्मिनी की कथा का राजस्थानी मिली भाषा का वर्णन मिला है। पद्मिनी चरित्र इनकी रचना है। ये हमारे 22वें नंबर के कवि थे। तो हमने ऑलमोस्ट सारे कवियों को कवर कर लिया है आज। जो भी उनके बारे में इम्पोर्टेंट था मैंने उसको रखा था। जिनके बारे में कुछ नहीं था तो फिर एक ही दो पॉइंट मिला, जैसे रचना मिल गई या फिर उनको उपाधि थी वो किसी ने दी है, तो ऐसे ही मैंने चीज़ों को पैराग्राफ से सब्सट्रैक्ट करके इसमें रखा है। तो होप करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। जो आखिरी के हमारे कवि थे, मतलब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इतने कवि थे, इनमें से हमने ऑलमोस्ट कवियों को कंप्लीट कर लिया है। हमारे बचे हैं केशव दास, रहीम और उत्तर कवि और सेनापति। ये चारों कवि हमारे बचे हैं और ये हमारे इम्पोर्टेंट कवि हैं। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी पार्ट 2 उसमें देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है अगर हम सबको आज ही पढ़ लेते तो। इसी वजह से मैंने इनको नेक्स्ट क्लास के लिए रखा है। बाकी होप करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है बुक से छाट छाट के इसको टाइप करके लिखने में। तो होप करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से आपको समझाने की, बताने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप अभी तक यहाँ तक बने हो। अगर आपने अभी तक देखी है तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी क्लास। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। मैं वहाँ जो भी क्लास का नोटिफिकेशन है वहीं प्रोवाइड कर देती हूँ, वहीं पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बाकी अगर अभी तक आपने ये क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखिए एक बार। फिर अगर कुछ उसमें कमी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उसके लिए कमेंट हमेशा खुला है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत। सो पार्ट 2 हमारा होगा, जो मेन 4 कवि हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बाकी जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।